दोस्तों आज मैं जिस महान इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ, उनके लिए मैं जितना भी बोलूँ कम है। उनके साथ कितने अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले का भावना नहीं रखा। उल्टा उन्होंने हर देशवासियों के लिए वो किया जिसकी वजह से आज हर भारतीय शान से जीता है, जिन्होंने भारत की हर महिलाओं को चीरहरण से बचाया। अगर वो ना होते तो आज कोई भी माँ बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं होती। उन्होंने ही दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सुनाता हूँ उस महान शख्स की कहानी, जिनकी कहानी सुनकर ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इंस्पायर होता है। दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था, जिसको आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और इनकी जाति को अछूत माना जाता था, जिसकी वजह से इनको बचपन से ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी उन परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके। बाबा साहब की माता का नाम भीमाबाई और उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और वो भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनका परिवार एक मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बावाड़ी गांव से था। रामजी सकपाल अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही पढ़ने में मन लगने लगा था। लेकिन दिक्कत उनको ये था कि वो एक दलित जाति में जन्म लिए थे, जिसकी वजह से उनको और उनके जाति के जो भी बच्चे थे उनमें से किसी को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनकी जाति को लोग अछूत मानते थे, जैसे नीची जाति के लोग ऊंचे जाति का कोई सामान छू नहीं सकते, उनके पास बैठ नहीं सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे। यहाँ तक कि उनकी आवाज और उनकी परछाई से भी लोग दूर रहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी सूबेदार थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, पर उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, जहाँ पर सभी बच्चे अपना चप्पल रखते थे और टीचर्स भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। और जो बाकी बच्चे थे वो सब भी उनको खूब मारा करते थे, उनके कॉपी किताब फाड़ देते थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर उनसे झगड़ा नहीं करते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू ना आए तो कहना। बाबा साहब को जब स्कूलों में प्यास लगती थी तो वो खुद नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी दूर से ही उनके हाथों पर पानी गिराता था और तब बाबा साहब पानी पीते थे। लेकिन जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था उस दिन उनको पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था। दोस्तों अब आप खुद ही सोचो कि इन हालातों में कौन सा बच्चा पढ़ना चाहेगा। सन 1994 में रामजी सकपाल के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नाम की एक जगह पर चला गया। लेकिन सतारा आने के 2 साल बाद बाबा साहेब की मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखभाल की। रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14 बच्चों में से केवल 3 बेटे और 3 बेटियां ही बची और उन सभी में केवल बाबा साहेब ही समाज के द्वारा दिए गए कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1897 में डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के सेल्फ इंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में दलित जाति के सबसे पहले छात्र ये बन गए। 1907 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उनकी इस सफलता से दलित जाति के लोगों को बहुत खुशी मिली, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात होती थी और एक अछूत जाति के लड़के का पास होना उससे भी बड़ी बात थी। इनके सफलता से खुश होकर अर्जुन केलुस्कर ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी लिखी हुई किताब भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी। दोस्तों श्री केलुस्कर एक मराठा जाति के विद्वान थे। उसके बाद से डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाई लाइन में सबको चौंकाते हुए 1912 में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की और फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए और उसके बाद वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए की डिग्री ली और उसके अगले साल 1916 में उन्हें उनके ही एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। अपनी डॉक्टर की डिग्री लेकर 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए। वहां पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में कानून यानी लॉ की पढ़ाई और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवाया।
लेकिन उसके अगले ही साल स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। उसके बाद भारत आकर उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसी कई सारी जॉब की। उसके बाद 1920 में अपनी बचाए हुए पैसे और अपने दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए, जहां 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रूपी मतलब रुपए की समस्या को पूरा किया और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण में लगा दिया। वो भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियान में शामिल हुए, दलितों को समाज में आज़ादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो पूरे समाज के बहुत काम आया। 1926 में वो मुंबई के विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा में लड़ी और 15 सीटों से जीती। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बहुत सारी विवादित किताबें प्रकाशित की, जिनमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताब में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग का उन्होंने बहुत विरोध किया। बाबा साहेब का भारत को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। वो पूरे देश को बिना अलग हुए और एक साथ देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले नेताओं की योजना का उन्होंने जमकर विरोध किया। 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ती सेहत के बावजूद भी उन्होंने सबसे अच्छा कानून भारत को दिया और उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई। उन्होंने अपने आप को देश की सेवा में इस तरह से झोंक दिया था कि वो कभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया और फिर 6 दिसंबर 1956 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच में भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार हम सब के दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेगी। दोस्तों, महान इंसान दुनिया में आए तो थे रोते हुए, लेकिन जब इस दुनिया से गए तो वो हंसते हुए गए और हम सबको हंसा कर गए। दोस्तों, उनके व्यक्तित्व को कुछ मिनटों में बयां करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया, कम से कम समय में ज़्यादा उनके बारे में बताने की। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, अच्छा और बुरा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नज़रिए के साथ लेते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।